तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल लिमिटेड, प्रिंस पाइप एंड एथर इंडस्ट्रीज के बारे में। तीनों के रिगार्डिंग अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति है, बाइंग कहां करनी है, बाइंग करनी है अभी या फिर नहीं करनी, उसके पीछे क्या रैशनल है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले देखिए, कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था जहां पर हमने फाइन ऑर्गेनिक्स, कैंपस एक्टिववेयर, एसजेएस एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कशन किया था। काफ़ी गजब की इनसाइट्स यहाँ पर शेयर की थी तीनों ही कंपनीज के रिगार्डिंग, और मैंने क्या बाय किया था इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो आप जाके इस वीडियो को देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देखिए एस्ट्रल की। तो एस्ट्रल के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और आपने रिजल्ट देख ही लिए होंगे। रिजल्ट यहाँ पर वीक नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड था। पूरे इंडस्ट्री लेवल पे इश्यूज हैं, सारी कंपनीज यहाँ पर फेस कर रही है, इन्वेंट्री लॉसेस फेस कर रही है। जो यहाँ पर जो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एस्ट्रल भी देखिए यहाँ से बच के नहीं निकल पाया है। एस्ट्रल के भी नंबर यहाँ पर काफ़ी वीक हैं। तो आप देखिए इनको भी रेवेन्यू यहाँ पर लॉस हुआ है 2.4% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 28% का लॉस है। प्रॉफिट में ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 50% तक का लॉस हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ वॉल्यूम लॉस भी हुआ है 4% का। अब यहाँ पर रिजल्ट क्यों वीक है, वॉल्यूम क्यों लॉस हुआ है, मैनेजमेंट ने यहाँ पर बताया कि जो वॉल्यूम लॉस हुआ है बिकॉज सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ पर वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीवीसी के जो प्राइसेस हैं, रेजिन्स के जो प्राइसेस हैं उसका गिरना। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनके चैनल पार्टनर्स हैं वो डी स्टॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक ज़्यादा नहीं रख रहे हैं बिकॉज लगातार प्राइस यहाँ पर गिर रहे हैं। और पिछले साल का जो बेस था वो भी काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर वॉल्यूम लॉस हुआ है। तो ये हो गया पहला रीज़न। एक दूसरा रीज़न भी यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया है, वो ये है कि देखिए जो इनका मर्जर हो रहा है, जो अमलगमेशन हो रहा है इनकी सब्सिडरीज के बीच, जहाँ पर रेजिनोवा और एस्ट्रल बायोकेम का यहाँ पर मर्जर हो रहा है, तो उसका एनसीएलटी अप्रूवल इनको आने में काफ़ी देर हुई। एनसीएलटी की जो है साइन कॉपी डीले हुई, जिसकी वजह से जो इनका डेटा माइग्रेशन था इन सैप सिस्टम वो काफ़ी लेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक इनके ऑपरेशंस यहाँ पर हिंडर्ड रहे, जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्शन लॉस हुआ, वॉल्यूम लॉस भी हमको होता हुआ देखने को मिला। तो यह है रीज़न। लेकिन देखिए इन सारे नेगेटिव्स के बाद अगर एक चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर बताई जाए एस्ट्रल की, तो वो ये है कि इन्होंने डबल डिजिट EBITDA मार्जिन यहाँ पर पोस्ट किए हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप देखें इंडस्ट्री लेवल पे प्रिंस पाइप के -2% के मार्जिन थे, सुप्रीम के 7%, मात्र 7% के EBITDA मार्जिन थे, फिनोलेक्स का तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। लेकिन स्टिल एस्ट्रल क्यों एस्ट्रल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके EBITDA मार्जिन अभी भी डबल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। इनका प्लम्बिंग बिजनेस जो है वहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो है मार्जिन उन्होंने अभी भी मेंटेन किया है 13% के आसपास। और जो इनका पेंट एंड एडेसिव बिजनेस है वहाँ पर भी इन्होंने मार्जिन मेंटेन किया है। और इस पेंट एंड एडेसिव बिजनेस में तो 26% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हालांकि इनका एक जो है बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, उसका इनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन स्टिल जो इनका प्लम्बिंग बिजनेस है, अगर मैं स्टैंड अलोन बात करूँ तो यहाँ पर स्टिल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 10% का रेवेन्यू लॉस ज़रूर है। लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरे पीयर्स के साथ तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। और जो EBITDA मार्जिन है वो डबल डिजिट पोस्ट किया है। तो डेफिनेटली एक ये पॉजिटिव आप निकाल के चल सकते हैं। अब यहाँ पर आगे की क्या स्थिति है, तो देखिए आगे की स्थिति समझना ज़रूरी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पर मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था, तो रिजल्ट क्यों डाउन है उसके पीछे सभी को रीज़न पता है, और मैंने एक दो रीज़न आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। लेकिन आगे की क्या यहाँ पर स्थिति नज़र आएगी, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मार्केट में जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बताया मार्केट में ये है कि मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर मार्केट कैप्चर किया है सीपीवीसी में। सीपीवीसी में इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव, और लगातार ये यहाँ पर मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो इस इन्वेंट्री लॉसेस को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है सीवियर इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्रल ने मार्केट शेयर गेन किया है सीपीवीसी में। ठीक है, हालांकि सीपीवीसी बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज्ड सेगमेंट नहीं है, पीवीसी बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज्ड सेगमेंट है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इन्होंने सीपीवीसी में मार्केट शेयर गेन किया है, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रा वगैरह की बात की जाए तो पहली चीज़ ये। दूसरा यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि जो सेकंड हाफ होगा यानी कि H2 जो होगा वहाँ पर डिमांड पिकअप होती हुई नज़र आएगी। और डिमांड जो चैनल रीस्टॉकिंग अभी हो रही है चैनल पार्टनर्स के द्वारा, वो यहाँ पर रीस्टॉकिंग होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर बॉटम बहुत जल्दी हमको रेजिन्स के प्राइसेस में बॉटम बनता हुआ नज़र आएगा। और H2 की डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और स्टिल FY24 का जो Q1 Q2 होगा वहाँ से और अगले क्वार्टर्स में से इनके मार्जिन यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए नज़र आएंगे। मार्जिन अगेंस्ट 15 से 17% के आसपास हमको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और मैनेजमेंट यहाँ पर डिमांड को लेकर तो काफ़ी बुलिश है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो अभी
सिस्टम में अगर हम बात की जाए या फिर चैनल पार्टनर या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे बात की जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे बात की जाए, तो अभी सिस्टम में इन्वेंट्री काफ़ी लो है। मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ से इन्वेंट्री अभी लो हो चुकी है, तो यहाँ पर वापस रीस्टॉकिंग होना चालू होगी, और रीस्टॉकिंग होना चालू होगी तो वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो H2 डिमांड को लेकर काफ़ी बुलिश है मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एंड फोर्थ यहाँ पर बात की जाए तो फोर्थ रीज़न ये है कि जो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो इंफ्रा थीम है, यहाँ से अच्छी पिकअप करती हुई नजर आएगी। तो अगर थोड़े लंबे समय का नजरिया है आपका, तो मेरे ख्याल से एस्ट्रल में आपको बना रहना चाहिए। मैनेजमेंट भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ड्राइव जो ग्रोथ ड्राइवर्स है उसको लेकर काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ से जो पीवीसी और रेजिन्स के प्राइसेस और गिरते हुए नजर आए, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बॉटम ऑलमोस्ट बनता हुआ हमको देखने को मिलेगा और वापस से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब यहाँ पर रेजिन्स के प्राइसेस जो है इतना गिर चुके हैं, ठीक है, प्राइसेस जो पीवीसी के इतना गिर चुके हैं, तो डिमांड इसकी वजह से बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये पास थ्रू मॉडल पे कंपनीज काम करती है, चाहे पीवीसी के प्राइसेस हाई होते हैं तो इनको इन्वेंट्री गेन होता है, लो होते हैं तो इन्वेंट्री लॉस होता है। तो यहाँ पर अब जब जैसे ही पीवीसी के प्राइसेस गिर चुके हैं तो डिमांड वापस से पिकअप होती हुई नजर आएगी, और डिमांड आएगी, वॉल्यूम आएगा, तो अगेन मार्जिन्स एंड यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए पाइप सेक्टर में निवेश करना है तो मेरे ख्याल से एस्ट्रल यहाँ पर पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। एक तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है इनका, जहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो आप कह सकते हैं कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, पेंट का भी, एडेसिव का भी और यहाँ पर प्लम्बिंग का भी। जैसे हमने बात करी, बिल्डिंग मटेरियल जो थीम है वो काफ़ी जो है एविडेंट थीम है फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो अगर स्टॉक में देखिए, स्टॉक मंडे के दिन यहाँ पर क्या करता है, हो सकता है गिर जाए स्टॉक, हो सकता है भाग जाए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एस्ट्रल को आप यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और इसको बाय आप करते रहिए। एसआईपी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है। पी थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि अब की बार ईपीएस यहाँ पर गिर चुके हैं, इनके ईपीएस ग्रोथ नहीं आई है, इसकी वजह से पी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जैसे ईपीएस ग्रोथ आएगी, पी वापस हमको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब H2 यहाँ पर अच्छा रहता है तो यहाँ पर वापस से स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल गिरता हुआ नजर आएगा, जो कि पॉजिटिव है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, एफआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, डीआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो शेयर होल्डिंग भी पॉजिटिव नजर आता है। बाकी देखिए, कंपनी के बारे में कोई शक नहीं है कि किस प्रकार की कंपनी है, तो इसको आप बाय करते रहिए। ऑलरेडी काफ़ी एक साल से देखिए स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक साल से स्टॉक का प्राइस कहीं नहीं गया है, लेकिन आगे भविष्य में स्टॉक का प्राइस ज़रूर अपने ऑल टाइम हाई को टच करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो एसआईपी वे में इसको बाय करते रहिए, और अगर ये स्टॉक गिरता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीब करीब 2000 के लेवल के आसपास ही है, या फिर 1950 आप मान सकते हैं। उसके नीचे आता है तो फिर उसके नीचे आएगा एक करीब फिर 1764। देखिए, पहला लेवल है 1950, दूसरा है 1760, तीसरा है 1600। तो इन लेवल्स पे आप इसको भर सकते हैं, झोली अपनी भर सकते हैं, पोर्टफोलियो अपना भर सकते हैं एस्ट्रल से। एलोकेशन का ध्यान रखिएगा, भरने का मतलब ये नहीं है कि आपने अनइवन एलोकेशन कर दिया है, ऐसा नहीं करना है। तो एस्ट्रल को आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, हर गिरावट पे बाय कर सकते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पर स्टॉक गिरता है या फिर भागता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंस पाइप की। प्रिंस पाइप के रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए थे, काफ़ी यहाँ पर ख़राब नंबर हैं प्रिंस पाइप के। अगर आप देखें तो हर पैमाने पे यहाँ पर ख़राब नंबर है प्रिंस पाइप के। तो लेकिन अगेन सेम इंडस्ट्री की कंपनी है, और अगेन इसके भी मैनेजमेंट कमेंट्री में सुन रहा था, तो यहाँ पर मैनेजमेंट H2 में जो है बोल रहे हैं कि डिमांड अच्छी H2 में हमको वापस आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है, रेजिन्स के प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। जो यहाँ पर डंपिंग हो रही है उसको लेकर हो सकता है यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लेवल बातें हो रही हैं। देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूव की गई थी, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में की गई थी, आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के बीच में कहीं, पीवीसी पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस, यूरोप, चाइना जो है काफ़ी डंप कर रहे हैं यहाँ पर पीवीसी, जिसकी वजह से प्राइसेस में इतनी गिरावट आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के चलिए, मैनेजमेंट क्या कहना है, देखिए मेरे को नहीं पता, यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से जो आ रहे हैं स्टेटमेंट वो बता रहा हूँ कि उनकी तरफ से कहना है कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक क्वार्टर और इशू रह सकते हैं, और इन्वेंट्री लेवल ऑलरेडी सिस्टम में काफ़ी लो है। तो डिमांड जैसी पिकअप होगी, रीस्टॉकिंग होगी, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो प्रिंस पाइप के वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और स्टॉक में नंबर के बावजूद ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, हालांकि देखिए नंबर आने के बावजूद गिरावट हुई थी, लेकिन नीचे से फिर से बाइंग शुरू हो गई, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा था, सभी को पता था यहाँ पर स्टॉक गिरेगा, इन्वेंट्री लॉसेस होंगे। और हमने भी बात करी थी, मैंने भी आपके साथ वीडियो साझा किया था काफ़ी टाइम, रिजल्ट आने से काफ़ी टाइम पहले एक्सपेक्टेड था कि गिरेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक में उतना करेक्शन हो चुका था, तो नीचे गिरते ही यहाँ पर बाइंग आ गई, और ये जो है
फर्स्ट बाइंग लेवल हमने भी डिस्कस किया था कि 512 के आसपास यहाँ पर फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। तो आई होप यहाँ पर आपने बाई किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी करेक्शन पे, आई थिंक 38 to 40% पे करेक्शन पे है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसको धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। अगर गिरता है तो और बाय कर सकते हैं प्रिंस पाइप को, क्योंकि प्रिंस पाइप भी देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये भी अपनी कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी भी देखिए, जयपुर वाली कैपेसिटी इनकी कमेंस हो चुकी है ऑलरेडी, तेलंगाना वाली आई थिंक होने वाली है। तो यहाँ पर कैपेसिटी इनकी ऑलरेडी पड़ी हुई है और जैसी डिमांड पिकअप होगी ये सर्विस करते हुए नजर आएंगे उस डिमांड को, और वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएंगे, मार्जिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, लॉन्ग टर्म इंटैक्ट नजर आता है, मैनेजमेंट बुलिश नजर आ रहा है डिमांड को लेकर। जो यहाँ पर इंफ्रा सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और पॉलीमर प्राइसेस जितना गिरेंगे उतना ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एस्ट्रल यहाँ पर बोल रहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में Q4 में या फिर Q1 में 15% वो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी प्रिंस पाइप की ग्रोथ कितनी आती है, बाकी देखिए भविष्य में छुपा हुआ है सब, हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मुझे लगता है दोनों ही कंपनी में बाय किया जा सकता है। तीसरी कंपनी है एथर इंडस्ट्रीज़। एथर इंडस्ट्रीज़ के भी Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट सेल्स जो है यहाँ पर सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी डाउन ही है इनफैक्ट ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स डाउन है। मार्जिन की बात करें 29% के मार्जिन 26 रह चुके हैं, ईयरली बेसिस पे 27% के मार्जिन 26 रह चुके हैं। तो मार्जिन भी डाउन है, क्वार्टरली भी ईयरली भी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इजाफा है ईयरली बेसिस पे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे डाउन है। तो नंबर्स आप देखिए यहाँ पर फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन ड्रॉप इनका नहीं हुआ है, जिस प्रकार हमने दीपक नाइट्राइट का देखा, जिस प्रकार हमने दूसरी कंपनीज का देखा, डिवीज़ का देखा। डिवीज़ तो खैर दूसरा सेक्टर है, दीपक नाइट्राइट का हमने देखा, लक्ष्मी का देखा। मार्जिन जिस प्रकार से गिरे हैं, एथर ने यहाँ पर मार्जिन मेंटेन किए जो कि एक पॉजिटिव है, लेकिन नंबर अच्छे नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो 100 का है। तो 100 के पी पे आप ये ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ग्रोथ में अगर आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी ग्रोथ है, आप देखिए टॉप लाइन में सिक्वेंशियली तो डी ग्रोथ है 10% से ज़्यादा की, ठीक है, और फ्लैट है यहाँ पर ईयरली नेगेटिव फ्लैट। लेकिन प्रॉफिट में आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे मात्र कितना बड़ा है भैया, 25 से 27, मतलब 10%, 8% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है। 100 का पी किसी कंपनी को मिल रहा है और 8% का प्रॉफिट आप पोस्ट करेंगे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? जी नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तो मेरे ख्याल से एथर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पहले ही बात करी थी, इसलिए हमने मना किया था कि यहाँ पर सबसे पहले तो नई लिस्टेड कंपनी है, देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या मार्जिन मेंटेन करती है और क्या 100 का पी ये जस्टिफाइड करती है। हालांकि इंडस्ट्री लेवल इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर रहेगा। और ये हमने बात भी करी थी, ये जैसे ही लेवल तोड़ेगा, देखिए सेम पैटर्न वही है। कैंपस का भी हमने बात करी थी, कैंपस में भी हमने यही पैटर्न देखा था। ये वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, इसमें हमने कैंपस के बारे में बात की थी। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी मिलेगा। एथर में भी ये पैटर्न अब ब्रेक डाउन हो चुका है और स्टॉक गिर रहा है। तो यहाँ पर 850 तक स्टॉक आएगा। उसके बाद अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो ठीक है, कंसोलिडेट करता है तो अच्छी बात है। Q3 का वेट करेंगे, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये अपने IPO प्राइस के आसपास आएगा, 750 के आसपास। तो फिर वहाँ पर बाय करेंगे नहीं करेंगे वो भविष्य में बात करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको आप अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आपने बाय किया हुआ है तो इसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए। बहुत छोटी क्वांटिटी रखिए, इसमें अलोकेशन बहुत कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 100 का पी यहाँ पर मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। और इससे अच्छी कंपनी हमको जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिनका, वो हमको 30 के पी के आसपास मिल रही है, तो उनमें क्यों ना बाय करें। एथर को अच्छी कंपनी है, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं, कंपनी के पास ज़बरदस्त कैपेसिटी है, कंपनी के पास नीश प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी जो है प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्लाइंट बेस अच्छा है, कैपेसिटी इनकी काफ़ी बड़ी आने वाली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कंपनी ख़राब है, लेकिन हमको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अवॉइड है। बाकी देखिए, इन्वेस्टिंग एक इंडिविजुअल फेनोमेना है, हर इंडिविजुअल अपनी तरीके से सोचता है, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना ओपिनियन साझा करता हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, आपका डिसीजन है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका क्या ओपिनियन है तीनों कंपनीज को लेकर कमेंट बॉक्स जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।